जुड़े रहे, जेल भी गए। जेपी आंदोलन से ही नीतीश ने समाजवादी विचारधारा अपनाई और आज तक वो इसी विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। उम्र 63 साल, बिहार के बख्तियारपुर में जन्म, इंजीनियर की पढ़ाई, 1980 में पहला चुनाव लड़ा, 1985 में पहली बार विधायक बने, 1989 में जनता दल के महासचिव चुने गए, 1989 में ही नीतीश ने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। वीपी सिंह सरकार में नीतीश कृषि राज्य मंत्री बनाए गए। 1994 में समता पार्टी बनी तो नीतीश ने लालू से नाता तोड़ा। वाजपेयी सरकार में नीतीश रेल मंत्री बने। नीतीश ने ही इंटरनेट बुकिंग और तत्काल सेवा जैसी सुविधाएं शुरू की। 2005 में लालू की पार्टी को हराकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लगातार 9 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2005 में सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने बिहार में जमकर विकास के काम किए। यही वजह रही कि 2010 में लोगों ने नीतीश को जबरदस्त तरीके से चुना। हालांकि उस वक्त बीजेपी नीतीश के साथ थी। 2013 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बीजेपी से नाता टूट गया। नीतीश कुमार के साथ कई विवाद भी जुड़े। नीतीश के ही कार्यकाल में 2002 में गोधरा ट्रेन हादसा हुआ। वही गोधरा ट्रेन हादसा जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़के थे। नीतीश पर मौका परस्ती का भी आरोप लगा। गुजरात दंगों के बाद 11 साल तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन मोदी के नाम पर नाता तोड़ा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि नीतीश भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा। कभी मोदी की तारीफ करने वाले नीतीश अब कहते हैं कि देश में मोदी की नहीं, ब्लोअर की हवा है। इस देश में इन दिनों ब्लोअर चलाया जा रहा है, चारों तरफ चौतरफा हवा फेंकी जा रही है। आप समझ रहे हैं कि कुदरत की हवा है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमें बताएं कि इस बार जेडीयू को क्यों वोट दिया जाए। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने चुनाव के अवसर पर घोषणा पत्र नाम का कार्यक्रम पटना में आयोजित किया है और इसमें आपने मुझे आज बुलाया। चुनाव तो देश के लिए महत्वपूर्ण है ही। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और यहाँ लोगों के वोट से सरकार बनती है। जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव में कई पार्टियां सामने होती हैं, सबकी अपनी दावेदारी होती है। कई बार चुनाव में मुद्दे हावी रहे हैं। इस चुनाव में मुद्दे गौण हो गए और यह एक खतरनाक ट्रेंड है। आपने ठीक कहा कि लोग क्यों वोट दें किसी को। तो इस देश में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आज जिनकी हुकूमत है वे नाकामयाब हुए। लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का शासन रहा है, लेकिन विभिन्न मोर्चों पर वो बुरी तरह विफल हुए। महंगाई का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार का प्रश्न हो, रोजगार के सृजन का प्रश्न हो, आर्थिक विकास का प्रश्न हो, हर क्षेत्र में सरकार की विफलता सामने आई। और इस वातावरण में मेरी समझ से अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा होनी चाहिए नीतियों पर। जब हम लोगों ने देखा कि नीतियों पर चर्चा नहीं हो रही है, व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो रही है और व्यक्ति का नजरिया साफ नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में हमने कुछ
हमारी पार्टी ने राजनीतिक निर्णय लिए, हमारी जो भी हैसियत हो, हमारी आवाज़ जितनी सुनी जाए, लेकिन यह महत्वपूर्ण है इस चुनाव में कि अभी कुछ ही दिनों के बाद वोट डाले जाने वाले हैं, कई चरणों में चुनाव होने वाला है, लेकिन शुरू के चरणों में कुछ ट्रेंड सेट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही मौजूद वक्त है और तेजी से इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है। लोग आमने सामने बहस नहीं करेंगे। इन दिनों इस देश में अमेरिका जैसे वहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस तरह से इस चुनाव को संचालित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसका एक पक्ष है व्यक्ति को सामने रखकर, व्यक्तियों को भी सामने रखकर नहीं। लेकिन वहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, डिबेट होता है, और लोकतंत्र में अगर डिबेट न हो तो फिर वो कारगर नहीं हो सकता है, वो मजबूत नहीं हो सकता। इन दिनों कहा जा रहा है विज्ञापनों के जरिए जबरदस्त प्रचार अभियान चलाकर जैसे किसी भी समस्या का समाधान होने ही वाला है। बस एक व्यक्ति की सरकार बना दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, भ्रष्टाचार साफ हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा। लेकिन बहस ये होनी चाहिए कि आखिरकार देश कैसे मजबूत होगा? देश कहने से मजबूत होगा या देश में सभी समुदाय के बीच एक विश्वास का वातावरण बनाने से देश मजबूत होगा? अपना देश विविधताओं से भरा हुआ है और किसी की उपेक्षा करने से देश मजबूत नहीं होगा। और ये बड़ा बुनियादी प्रश्न है। देश अगर एकजुट है तभी आगे की बातें हो सकती हैं। इन दिनों बुनियादी सवालों पर अगर कोई प्रश्न छेड़ा जाता है तो तत्काल एक विकास का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। लेकिन विकास का क्या नजरिया है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। विकास का कौन सा रास्ता होगा? समावेशी विकास होगा। इस देश में कुछ इलाके हैं जो विकसित हैं, बहुत सारे इलाके हैं, राज्य हैं जो अविकसित हैं। उसके प्रति क्या नजरिया है? समाज में विभिन्न तबके के लोग हैं, उनको मुख्यधारा में लाने के लिए जो हाशिए पर लोग हैं, क्या नीतियां हैं? तो देश मजबूत कैसे होगा? देश में रहने वाले लोगों के बारे में दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है? अगर इन बातों पर चर्चा करने की कोशिश होती है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफा इस देश में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की विफलता के चलते जो एक माहौल बना है, उस माहौल का फायदा उठाकर फिर मूल बातों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कहीं ऐसा न हो कि फिर लोग ठगे जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बुनियादी प्रश्नों पर बहस होनी चाहिए। विकास कैसा होना चाहिए? उदाहरण सामने, विकास समावेशी होगा या कुछ लोगों का विकास होगा? विकास कैसा होगा? जिसमें लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कहना एक चीज है कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे? किस तरह से उद्योग धंधों का विकास होगा? जो इलाके विकसित होते हैं पूंजी वहां आकर्षित होती है। जो इलाके विकसित नहीं हैं उनके विकास के बारे में क्या नजरिया? क्या वहां उद्योग धंधे लगेंगे? उद्योग धंधों को लगाने के लिए क्या ऐसी नीतियां बनेगी जो निवेश वहां आकर्षित हों? वरना जैसा कि हमने कहा कि जहां इलाके विकसित हैं उन्हीं इलाकों का विकास हो जाता है। अब केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश के पूर्वी हिस्से को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। भाड़ा समानीकरण की नीति के चलते उन राज्यों का विकास हुआ, पश्चिम के राज्यों का, दक्षिण के राज्यों का, लेकिन जहां सब कुछ था, प्राकृतिक संपदा थी,
उन इलाकों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। अब भाड़ा समानीकरण की नीति खत्म हो गई, लेकिन इसकी भरपाई होगी या नहीं? क्या जो इलाके पिछड़े हैं उनके लिए कोई विशेष पहल होगी या नहीं? हम लोग बिहार में विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं, और ये मांग इसलिए करते हैं कि यहां भी उद्योग धंधे लगे, यहां भी पूंजी आकर्षित हो। राज्य सरकार के अपने बलबूते पर सीमित निवेश संभव है, जो कि हमारे राज्य में हुआ, लेकिन ज्यादा निवेश के लिए तो जरूरत इस बात की है कि नीतियां उसके अनुरूप हों, नीतियां उसके अनुकूल बने। तो इन नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई चर्चा नहीं होती। विकास की बात होती है तो एक राज्य का उदाहरण दिया जाता है विकास, तो इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। अब कई जितने विश्लेषण करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके बीच में तरह तरह की राय है, भिन्न राय है। कुछ लोग जो बताते हैं कि जिस इलाके के विकास की बात कही जा रही है उस इलाके का उस ढंग से विकास नहीं हुआ जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा। तो आखिर इस विषय पर सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए, या तो आमने सामने चर्चा हो, या आप लोगों के माध्यम से ऐसी चर्चा हो, बहस की श्रृंखला शुरू हो। मैं तो देखता हूं कि इन लोगों का जो इन दिनों जो चर्चा होती है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में समाप्त हो जाता है, लेकिन जो मूल विषय अब देश की मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे जैसे व्यक्ति की मान्यता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है कि हम विविधताओं का सम्मान करें और फिर सब लोगों को अवसर दें, सबको साथ जोड़कर चलने की कोशिश करें। देश की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि देश के रहने वाले विभिन्न धर्म मजहब को मानने वाले लोग संतुष्ट हों, उनको विश्वास हो, उनके मन में किसी प्रकार की शंका न हो। क्योंकि समाज में अगर अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रकार की शंकाएं होंगी तो मुझको ऐसा लगता है कि फिर वो देश मजबूत नहीं होता। ये मजबूती की नकली बात होती है। मजबूती के लिए अब देश के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही है। कमजोर सरकार रही, ठीक है, होना क्या चाहिए, मजबूत सरकार के क्या क्या लक्षण होंगे, पाकिस्तान के प्रति क्या नजरिया होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में क्या नजरिया होगा। आखिर कहने से काम चलेगा या उसको लेंगे वापस, और लेंगे तो कैसे लेंगे? उसके लिए एक वातावरण और एक उन्माद पैदा करके सिर्फ लोगों का समर्थन हासिल कर लिया जाए और अंततोगत्वा होना कुछ नहीं। तो फिर इन सभी चीजों पर ठीक ढंग से चर्चा होनी चाहिए। और इसमें जो लोग भी दावा करते हैं कि भाई उनकी सरकार बननी चाहिए और सब कुछ ठीक कर देंगे, तो उनका नजरिया होना चाहिए। देश को चलाने का क्या नजरिया होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन पर क्या राय। अभी पिछले वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि राज्य में काम करने का अपना अनुभव है कि केंद्र सरकार के द्वारा अपनी मर्जी से नई योजनाएं बनाई जाती हैं, राज्यों को विश्वास में नहीं लिया जाता है, और फिर राज्यों को उसमें धन लगाना पड़ता है। इधर कुछ दिनों से एक अप्रोच चला है कि सब चीज के लिए कानून बन जाए, अच्छी चीज है, लेकिन जब हम कानून बनाते हैं तो जो संसाधन की जरूरत है राज्यों के पास उपलब्ध है या नहीं। तो जब केंद्र के द्वारा योजनाएं बनती हैं, बार बार बात होती है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या घटनी चाहिए, वो बढ़ती ही चली जा रही। फिर केंद्र में जो लोग बैठते हैं उनका एक दृष्टिकोण होता है कि हमने इस राज्य को दिया, क्या दिया? क्या केंद्र के में बैठने के बाद वो दाता बन जाते हैं और राज्य याचक बन जाता है? जो केंद्र और राज्य के संबंध है और जो हमारा संघीय ढांचा है वो मजबूत होगा, राज्यों को फलने फूलने का अवसर दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग खासियत है। अब हमारे राज्य को देख लीजिए, यहाँ के लोग मेहनती, यहाँ की युवा पीढ़ी मेधावी, हमारी मिट्टी उपजाऊ। हर राज्य में कुछ खासियत है, उस खासियत को हम पहचानें और उस राज्य का विकास हो, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े, ये खाई घटे लोगों की,
इसके बारे में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नजरिया होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब केंद्र से कार्यक्रम तैयार हो जाते हैं, सभी राज्य के लिए एक समान कार्यक्रम बन जाते हैं, तो आखिर इन चीजों पर क्या नजरिया है? जो हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र का कितना हस्तक्षेप चलेगा? अब ये जो केंद्र सरकार टैक्स की वसूली करती है, वित्त आयोग के द्वारा उसका डिवोल्यूशन होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में, फिर अलग अलग राज्यों के बीच में। तो आज मुश्किल से 32% राज्यों को मिलता है। ऐसा क्यों? ज्यादा धन केंद्र सरकार के पास होता है, राज्यों के पास सीमित संसाधन है, राज्य की अपनी जरूरतें हैं, उनकी प्राथमिकता होती है अपनी जरूरतों को पूरा करना, उनकी प्राथमिकता होती है कि उनके पास जो उनका कोर कंपिटेंस है उस क्षेत्र में वो निवेश करें, और केंद्र की तरफ से नई नई योजनाएं बनाकर उसको लागू कर दिया जाता है। और फिर अब जब कानून बन रहा है तो वैसी परिस्थिति में उतना धन कमिट हो जाता है, तो फिर राज्य क्या करें? केंद्र सरकार तो दूर बैठती है, राज्यों को तो लोगों के बीच रहना है और उनके बीच काम करना है, सारी जवाबदेही उनके ऊपर आती है, कानून और व्यवस्था उनके जिम्मे है, तो उनके ऊपर जवाबदेही ज्यादा है। और जनता सरकार के तौर पर सबसे पहले अपने राज्यों की सरकार को देखती है, तो आखिरकार उस राज्य के पास इतने संसाधन होने चाहिए। तो इन सारे विषयों पर अगर ठीक ढंग से चर्चा हो, चाहे सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो, केंद्र राज्य संबंध हो, या फेडरल स्ट्रक्चर हो, संघीय ढांचा हो, ऐसा न हो कि केंद्र में कोई सरकार का परिवर्तन हो जाए और फिर वही चीजें चलती रहें, क्योंकि केंद्र में बैठने के बाद उनके मन में ये लोभ समाता है, उनको अपनी लोकप्रियता की चिंता होती है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं को करना है। तो संक्षेप में ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश की आर्थिक नीतियों के बारे में। कौन सी आर्थिक नीतियां होंगी भाई? अब तक के 1977 से तो मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूं। जो आपने बताया 80 नहीं है, 77 में पहली बार हम चुनाव लड़े थे, तो खैर वो एक अलग विषय। तब से हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को भी देखा, लोकसभा का 6 चुनाव मैं खुद लड़ चुका हूं, विधानसभाओं के चुनाव देखे, लेकिन इतना ज्यादा प्रचार प्रसार और इतना धन का इस्तेमाल आज तक के किसी चुनाव में नहीं हुआ। इसलिए तो आखिरकार मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरकार जब इतने बड़े पैमाने पर धन का प्रयोग हो रहा है तो धन आ कहां से रहा? देखिए, पिछले चुनावों में लोग मदद करते थे, मेरी अपनी समझ है इस चुनाव में पूंजीपति वर्ग निवेश कर रहा है। जब वो निवेश कर रहा है तो फिर मुनाफा लेगा, इसलिए नीतियां कैसी बनेगी? उनके हक में नीतियां बनेगी, या जिन बेरोजगारों को सपना दिखाया जा रहा है उनकी बेरोजगारी को दूर करने की नीतियां बनेगी? तो आर्थिक नीति कैसी बनेगी? आर्थिक नीतियों के केंद्र में इंसान होगा या नहीं होगा? ये जो सब चीजों का केंद्रीकरण होता जा रहा है, हम तो समाजवादी विचार से प्रभावित हैं, इसलिए हमारा विश्वास है डिसेंट्रलाइजेशन में। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सब प्रकार की सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, राज्यों को मजबूत होना चाहिए, उसके नीचे पंचायतों को मजबूत होना चाहिए, नगर निकायों को मजबूत होना चाहिए, और उसी प्रकार से आर्थिक तौर पर राज्यों को फलने फूलने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार के उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसके इर्द गिर्द एंसिलरी लग सकें और जिसमें रोजगार की संभावना ज्यादा हो। आज सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, बेरोजगारी की, तो उनका समाधान होगा या फिर पूंजी कहीं केंद्रित रहेगी? आज जिस विकास के मॉडल की चर्चा हो रही है, मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। गुजरात में जो पूंजी का निवेश हुआ 80 के दशक से लेकर के अब तक, उस पूरे पूंजी के निवेश का 42% केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हुआ। वो कितने हाथों में कैद है वो उद्योग?
और इसके बाद पिछले 10 वर्षों में जो पूंजी का निवेश हुआ है गुजरात में ही, उसका 56% अकेले सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ। तो क्या ये क्षेत्रीय संतुलन का, एक राज्य के अंदर क्षेत्रीय संतुलन का, या रोजगार को बढ़ावा देने वाला, रोजगार के अवसर स्थिर रहे, बढ़े नहीं? तो खैर उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैंने कुछ उदाहरण सिर्फ इसलिए दिए हैं कि इस देश में डिबेट होना चाहिए, नीतियों पर डिबेट होना चाहिए। जनता जिसको चाहे उसको चुने, लेकिन नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए। क्या प्रोग्राम होगा, क्या आपकी पॉलिसी होगी? ऐसा न हो कि एक असंतोष का वातावरण बना है और उसके बाद उस असंतोष का फायदा उठा करके फिर वैसी शक्तियां हावी हो जाएं कि लोगों को तो कुछ नहीं मिला, लोग फिर ठगे महसूस करें। इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा कि इन सारे मुद्दों पर कारगर बहस होनी चाहिए। और हम लोगों के जैसे, हम लोगों का क्या है, हम तो बिहार में हैं, कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े लोगों को से पूछिए, सवाल बहस कराइए, जिनको सचमुच आप समझते हैं। और बड़े बड़े विश्लेषक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं, विश्लेषक तो हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे तो पूछ ही सकते हैं क्योंकि हम उपलब्ध हों। जिनसे पूछना चाहिए उनसे जरा कभी सवाल तो पूछें, उनको तो आप लोग उपलब्ध करा दीजिए कभी कि लोग खुल करके सवाल तो पूछें। इस देश में तो एक तरफा सब कुछ चल रहा है। एक जो कैंपेन है ये कुछ नहीं है, हिट एंड रन कैंपेन। एक व्यक्ति आकर अपनी बात कह देता है, कोई तो सवाल पूछ नहीं सकता। ये पटना के पत्रकार लोग होंगे इसमें जरूर, जरा बताइए उनका क्या तजुर्बा है, किसी सवाल का उत्तर पा सके? अरे हम लोग तो नाचीज हैं, हमसे जो पूछिए, हम तो यहीं रहते हैं, आप ही के बीच है। और हम लोग सवालों से क्यों जाएंगे बाहर, रहे या न रहे? लेकिन जब लोकतंत्र में विश्वास है तो सवालों का उत्तर देना ही चाहिए, सवाल का सामना करना चाहिए। लेकिन यही होना चाहिए जरा बड़े पैमाने पर। वैसे एक दिन का कार्यक्रम तो आपका हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को बुलाने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ने वाला। टीआरपी वालों को बुलाइए, उनसे सवाल पूछिए। हम तो ये आपसे अनुरोध करेंगे, तभी इस देश में वाकई आप इस चुनाव में कारगर हस्तक्षेप होगा। हम पर भी लगा रहे हैं और नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं आप पर। आइए फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। धन्यवाद। गुजारिश करूंगा नीतीश जी से, और हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवाल नीतीश जी, जैसा आपने कहा, सबसे पहले तो वही है जो सबकी जुबान पर है, राजनीतिक है, वो है ये। क्या बीजेपी से नाता तोड़ना महंगा पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों का संबंध टूटा, इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की। 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ने के पीछे जेडीयू ने नरेंद्र मोदी को वजह बताया। यह रिश्ता टूटे 9 महीने हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी से नाता तोड़ना नीतीश को महंगा पड़ा? मई 2013 का एबीपी न्यूज का यह सर्वे देखिए। उस वक्त बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 34 सीट मिलने का अनुमान था। जून में दोनों पार्टियों का रिश्ता टूटा तो सर्वे में जेडीयू का आंकड़ा लगातार गिरता गया। अक्टूबर 2013 में इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे आया। इसमें नीतीश की जेडीयू को सिर्फ 10 सीट मिलने का अनुमान था, जबकि बीजेपी को 17 सीट मिलने का अनुमान था। 2009 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 32 सीट मिली थी, जिसमें अकेले नीतीश की पार्टी को 20 सीटें मिली थी। जनवरी 2014 में एबीपी न्यूज के सर्वे में जेडीयू को 6 सीट और बीजेपी को 24 सीट का अनुमान था। फरवरी के सर्वे में जेडीयू को 9 सीट और बीजेपी को 21 सीट का अनुमान था, जबकि मार्च के सर्वे में जेडीयू को 6 और बीजेपी गठबंधन को 21 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा भी बाकी ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि बिहार में इस बार नीतीश का जादू नहीं चलने वाला। CNN, IBN, CSDS के सर्वे में जेडीयू को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 22 से 30 सीट का अनुमान है। एनडीटीवी के ओपिनियन पोल में जेडीयू को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 23 सीट का अनुमान जताया गया है। और नीतीश जी, सिर्फ अनुमान ही नहीं, विश्लेषण भी जो आ रहे हैं बिहार से, उनमें भी यही कहा जा रहा है कि आपको नुकसान हो गया नाता तोड़कर।
राजनीति कोई सौदा नहीं है, व्यापार नहीं है कि ये नुकसान और फायदे के लिए किया जाता है, ये सिद्धांत के लिए किया जाता है। और ये सर्वे जो आप लोग दिखा रहे हैं, आज तक सर्वे और जो ये पूर्वानुमान और कई चीजें दिखलाई जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से हमने कभी देखा नहीं है कि वो सही हुआ है। आज से नहीं, हम 1989 से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका अनुमान क्या है? नहीं, हम अनुमान लगाने में विश्वास ही नहीं करते, हमारा तो विश्वास है काम में। लेकिन आप जब सर्वे दिखाकर बस उसी को सत्य मान लेते हैं तो फिर कठिनाई यहीं शुरू होती है। इसलिए आप लोग न डिबेट करते हैं, न डिबेट को प्रोत्साहित करते हैं। आपको तो लगता है कि सर्वे हो गया, और अभी हाल में सर्वे पर भी सर्वे आ ही गया था कुछ दिन पहले, इसलिए मुझे उस पक्ष पर जोर नहीं देना है। अब आप बीती में बता दूं, 89 में मैं पहली बार लोकसभा का उम्मीदवार बना था। हमारे विरुद्ध उस समय के बहुत नामी गिरामी नेता लड़ रहे थे। किसी का ख्याल नहीं था कि हम भी जीतेंगे। वहां से शुरू हुआ है। अभी जो 2005 के नवंबर के चुनाव में हम लोगों की सरकार बनी, उसमें भी किसी ने नहीं दिया था कि बहुमत आएगा। हां, सिर्फ एक ने दिया था, और उन्होंने भी उसको काफी नीचे किया। उनको परेशानी हो रही थी कि लोग इस पर यकीन करेंगे या नहीं यकीन करेंगे। लेकिन नतीजा क्या आया? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 2010 में भी ज्यादातर लोगों ने हंग असेंबली की बात कही थी, विश्लेषण करता, और जबरदस्त बहुमत मिला। इसलिए आप ये जो सर्वे की बात करते हैं, सर्वे कितना बड़ा सैंपल है? ये जो सर्वे के चक्कर में आप लोग रहते हैं, सैंपल साइज क्या है? नहीं, एक मिनट हम बता दें जरा। आपने सवाल सर्वे को दिखा करके जी, तो सैंपल साइज क्या होता है? ये विविधताओं का देश है। अभी सेफोलॉजी डेवलप नहीं किए, और न यहां 2 पार्टी सिस्टम है। बहुत सारी विविधताएं, इसमें ये सर्वे कभी भी उपयोगी नहीं होता। हां, एक ये पीआर एक्सरसाइज है। जिनके पास अगर बहुत साधन हो तो एक तो वो पीआर एक्सरसाइज हो सकता है, और दूसरा थोड़ा बहुत मनोरंजन का साधन। नीतीश जी, कि भाई जो आपको अच्छा लगता है उसका बढ़ते देखिए तो आपको खुशी होगी। इसलिए सर्वे के आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालिए। चलिए, सर्वे के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, उसको छोड़ देते हैं पीछे। मेरा नाम संगीता तिवारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बीजेपी से नाता तोड़ा, धर्मनिरपेक्षता की बड़ी लड़ाई की बात की, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस लड़ाई में लालू यादव से पीछे रह गए हैं, जो दिख रहा है। लालू यादव के खाते की बात करें तो आडवाणी का रथ रोकना उनके खाते में जाता है। वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, साथ रहे भी हैं, जबकि आप 2002 के बाद भी बीजेपी के साथ लगे रहे। तो इस लड़ाई में, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में, आप पीछे नहीं रह गए हैं लालू से? ये तो आपका नजरिया है ना। पीछे हैं या आगे हैं, ये कोई कंपटीशन की चीज है? नीतीश जी, वो तो ये दिख तो रहा विश्वास है। की चीज है। नहीं, देखिए, नीतीश जी, वो तो दिख रहा है। आपके खाते में क्या है धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई और में, मैं ये उसका जानना सम्मान चाहते करता हूं। मैं प्रश्न को समझ गया और उसका सम्मान करता हूं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के प्रति कमिटमेंट क्या किसी चीज को पाने की लालसा में है? क्षमा कीजिएगा, अगर एक सीट न आए तो भी हमें मंजूर है, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोगों का नजरिया है, ये तो आपका नजरिया है। तब तो इसका मतलब है कि आप इस बात की वकालत कर रही हैं कि जिस बात में आपका यकीन हो, वक्ती तौर पर जो माहौल हो, उसको भांपते हुए आपको अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपको अपना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं रखना चाहिए। बस तो यही हो रही है, और इसी से तो लोगों का दिमाग खराब होता है। ये जब आइडियोलॉजी या विश्वास, इसके बारे में जब उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा फिर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मिटने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया थोड़ी ठहर जाएगी। हम लोगों को एक सीट भी नहीं आएगी तो दुनिया ठहर जाएगी? ये बिहार ठहर जाएगा? बिहार आगे बढ़ता जाएगा, देश आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये दर्ज तो हो जाएगा
कि एक ऐसा दौर था जहां पर अगर कोई अपने सिद्धांत के अनुरूप राजनीति करना चाहे तो वो विफल हो गया। सर मेरा नाम क्या हमेशा शुभ की ताकतें विजयी हुई हैं क्या? इसलिए हम उस एक्सट्रीम तक जाकर आपको कह रहे हैं, वैसे वो स्थिति है नहीं। ये बिल्कुल जिसको एक कहते हैं कि बने बनाए लीक पर कुछ बात को रखना, बात दूसरी है, वातावरण कुछ और है। वातावरण कुछ और है। कुल मिला जुला करके बिहार का विश्लेषण करने वाले लोग जो हैं, उनका विश्लेषण मुखर समुदायों की बात सुनकर है। फिर हम यहां एक उदाहरण देंगे। डिलिमिटेशन उस समय नहीं हुआ था, बाढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी था। पत्रकार मित्र जो कुछ हमारे प्रति हमदर्दी रखने वाले लोग, व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार के तौर पर नहीं, वो जब निकलते थे पटना से तो मुख्य सड़कों पर जाते थे तो लौट करके वो परेशान रहते थे, क्योंकि जहां हमारा समर्थन था वहां तो जाने की सड़क नहीं थी, जा ही नहीं पाते थे। तो वही हाल है आपके सर्वे का और आपके विश्लेषण का। इसलिए वह स्थिति है ही नहीं सर। और इस देश में जो लोग हैं वो बहुत ही समझदार लोग हैं। मुझको लोगों की समझदारी पर पूरा भरोसा है और हमने जो कदम उठाया है वह कदम विश्वास के आधार पर है। जी सर, मैं रेडियो मिर्ची रिपोर्टर सुभाष बोल रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने आपका तो ऐसे ही मिर्ची की तरह तीखा रहता है। धन्यवाद सर। इतना तेज बोलते हैं, यहां तो धीमे बोल रहे हैं आप। सर सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और आप सरकार से ये लगातार मांग करते रहे केंद्र से। तो अब सरकार चाहे यूपीए की हो या एनडीए की सरकार हो, एनडीए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की आपकी इस मांग को पूरी करता है तो आपका स्टैंड क्या होगा? क्या आप एनडीए को फिर अपना समर्थन देंगे? बताइए साहब, दोनों दो चीज है। विशेष राज्य का दर्जा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिहार के लोगों की जरूरत है। यह बिहार के हक की लड़ाई है। राजनीति में इसकी चर्चा हम इसलिए करने को बाध्य हुए हैं कि केंद्र ने 2 कदम आगे बढ़ाकर राजनीतिक कारणों से अपने कदम पीछे खींच लिए। इसलिए हमने इसके लिए कैंपेन चलाकर लोगों को आगाह किया। और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यह बिहार के लोगों की एकजुटता के कारण मिलेगा, किसी की कृपा के कारण नहीं मिलेगा। आपको मैं बता देना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी, आपने कहा है, जो एक जगह कहा है जो ये इलेक्शन बिना यीशु का लड़ा जा रहा है, और दूसरी जगह कहा है जो आप जो अलग हुए बीजेपी से, उसमें आप प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी की बात करते हैं। उस समय में आपका आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी हिंदू राइट ऑर्गेनाइजेशन है, यही आपका आइडियोलॉजी होगा, प्रिंसिपल होगा। उस समय में आज से 15 इयर्स बैक जब आप थे वहाँ पे गवर्नमेंट में, गोधरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें बहुत लोग मरे। जितना आदमी मरे उससे कम आदमी, उस समय में आप रिजाइन नहीं किया। किशनगंज में जो हुआ तो इलेक्शन के टाइम में था, आपने रिजाइन कर दिया। तो आपका ये प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी उस समय में कहाँ चला गया, और ये दिस सेकुलर थ्योरी कहाँ चला गया, और अब क्या काहे इतना चेंज हुआ? नहीं, स्वाभाविक तौर पर आपने कई चीजों को मिक्स कर दिया है, इसलिए उसका सबका जवाब हम आपको दे देंगे। नंबर 1, किशनगंज में गैसल के पास जो दुर्घटना हुई वो रेलवे का फेलियर था, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हमने त्याग पत्र दिया रेल मंत्री के रूप में। त्याग पत्र अस्वीकार हुआ, फिर उसको स्वीकार करवाया दोबारा इस्तीफा दे करके और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके। गोधरा का जो इंसिडेंट है वो गोधरा का इंसिडेंट रेल का एक्सीडेंट नहीं है, यह सेफ्टी से संबंधित मसला नहीं है। गैसल का एक्सीडेंट सेफ्टी रिलेटेड था और गोधरा का इंसिडेंट सिक्योरिटी रिलेटेड है। यह स्टेट की जिम्मेवारी होती है। और फिर भी
रेल का हादसा हुआ, इसके लिए मैं तो वहां जाना चाहता था, लेकिन वहां की जो परिस्थिति थी उसके संबंध में वहां के द्वारा बताया गया कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि इस बीच में आने से अटेंशन डाइवर्ट होगा और स्टेट मशीनरी का अटेंशन डाइवर्ट होना अभी ठीक नहीं। तो ये मुनासिब समझा गया कि नहीं गए। इसलिए गोधरा को और गैसल को मिलाना ये कोई बहुत ही बुद्धिमान आदमी कर सकता है, साधारण बुद्धि का आदमी नहीं कर सकता। क्योंकि गैसल के लिए रेलवे की जवाबदेही है, गोधरा के लिए रेलवे की जवाबदेही नहीं है, और गोधरा के बाद जो कुछ भी हुआ वो जस्टिफाइड नहीं है। रही बात आपने कही इस्तीफे की बात, तो ये कोई रेलवे का फेलियर नहीं था, ये रेलवे का फेलियर नहीं था, और उसके बारे में पूरी जांच हुई। और आज आपको जानने की इच्छा हो तो ये एक एक चीज संसद में सारी बातें बताई हुई। अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो उन दिनों का रिकॉर्ड, और बाद में जब लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने अपने भाषण में कुछ आक्षेप लगाया, तो फिर स्पीकर साहब ने मुझको अपनी बात रखने की इजाजत दी और अगले दिन पूरी बात रखी गई। दोनों रिकॉर्ड मौजूद है, आप निकाल लेंगे तो शायद आपकी अगर उसमें दिलचस्पी होगी तो आपका समाधान हो जाएगा। इसलिए दोनों भिन्न चीजें हैं और दोनों को। लेकिन एक बात और, जो इन्होंने कहा कि भाई राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था तो ये पहले नहीं था, शायद आप भूल गए, शायद आप भूल गए कि जब हम लोगों का समझौता हुआ तो उस समय एनडीए तो 99 में बना, लेकिन उसके पहले बीजेपी एंड एलाइज की सरकार बनी 98 में। तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो विवादित मुद्दे हैं वो अलग रखे जाएंगे, चाहे आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर करने की बात हो या कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होनी चाहिए, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले के अनुरूप होगा। और इस कमिटमेंट के बाद हम लोग शामिल हुए थे। और आज की जो स्थिति उत्पन्न हुई, इन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया। एक अटल जी के नेतृत्व में चल रही थी सरकार, और ये दुनिया जानती है कि अटल जी ने क्या कहा था राजधर्म पालन करने की बात, और हम लोग अलग। आप कह सकते हैं कि आप लोग क्यों नहीं अलग हुए उस समय, तो केंद्र सरकार की विफलता नहीं थी गुजरात के मामले में, ये राज्य की जवाबदेही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को स्वयं वहां क्या करना चाहिए था उसके बारे में एलाइज की राय प्रकट थी, लेकिन वह एक अलग प्रश्न था, केंद्र से संबंधित मसला नहीं था। लेकिन आज, और एक चीज मैं बता दूं, अगर 2004 में एनडीए हारी तो उसका सबसे बड़ा कारण गुजरात था। वो बीजेपी के लोग गुजरात जरूर जीत गए लेकिन देश हार गए। और आज एक वातावरण उस चीज पर पर्दा डाल करके फिर विकास को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा। जो विविधताओं का देश है, आज शायद आपको यह एहसास नहीं है, इस देश के बहुत बड़े हिस्से में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं। और देखिए, शंकाओं से घिरे हुए माहौल में और जिसके इर्द गिर्द शंकाएं नाच रही हों, उसके नेतृत्व में देश के लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति देश के लिए पैदा होगी। हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ, हम लोगों ने अपना नाता तोड़ा, और कोई भी अगर इसके लिए कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो सहर्ष खामियाजा भुगतने के लिए तैयार, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। ये लेकिन इससे पहले जो सवाल था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आते हैं सिर्फ आपकी मदद की वजह से, और वो कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हम देने को तैयार हैं, तो क्या आप समर्थन देंगे? कहां प्रश्न पैदा होता है, ये बात कहां से आ जाती है कि इसके चलते कोई भी समझौता कर लिया जाएगा? इसकी तो कोई बात ही नहीं। अरे वो क्या बोला था, वो संदर्भ दूसरा था, वो संदर्भ दूसरा। नमस्कार, मैं नवल चौधरी, पटना विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री जी, क्या आप 1991 में ली गई निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति से सहमत हैं? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो कैसे, क्यों और कैसे? दूसरा पार्ट है इसका, आपने समावेशी विकास की बात की है। एक ही प्रश्न का, इसी प्रश्न का एक क और ख।
आपने बात की, आप समाजवादी हैं और समावेशी विकास की बात करते हैं, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। लेकिन इसके बावजूद कि आप समावेशी विकास की बात करते हैं, बिहार में लैंड रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाएं, कॉमन स्कूल सिस्टम की पर आयोग की अनुशंसाएं लागू आपने नहीं किया, और साथ ही मिथिला एवं उत्तर पूर्व के जो सवाल हैं, जो पिछड़ गया है, उसकी उपेक्षा दिखती है, क्यों? और तीसरा, पटना विश्वविद्यालय को इतने सवाल हम बाकियों के सवाल नहीं ले पाएंगे फिर। आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए क्या आप वैसा ही प्रयास करेंगे जैसा प्रयास आपने नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए किया है, यदि केंद्र में सत्ता में आपकी भागीदारी बढ़ती? धन्यवाद। इनके अनेक प्रश्न हैं। सबसे पहले जो आर्थिक नीतियां हैं, जो ये उदारीकरण का दौर चला है, वैश्वीकरण का दौर चला है, इसमें ना आपका जोर चला है ना हमारा जोर चला है। आप कम्युनिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं, ना आपका जोर चला ना हमारा जोर चला। आप जिन लोगों की बातों की हिमायत करते हैं, उन लोगों ने 2008 में विद्रोह किया, लेकिन देरी हो गई थी, और नतीजा है कि इस देश में उदारीकरण का सिलसिला आगे बढ़ गया। लेकिन हम इसमें आपसे असहमत नहीं, और अगर ऐसी नौबत आती है कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा सरकार बनती है, तो जरूर हम इस बात की वकालत करेंगे आपके साथ, आपके लेफ्ट फ्रंट के साथ, आर्थिक नीतियों के मामले में। रही बात, दूसरी बात आपने कह दी कि मिथिला के संदर्भ में, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मिथिला के विकास और फॉर दैट मैटर बिहार के हर रीजन के विकास के लिए हम लोगों ने कदम उठाया। आप जरा मिथिला जो दो हिस्से में विभक्त था, कोसी में और मिथिला का जो इलाका है दरभंगा कमिश्नरी, इन सब को जोड़ने के लिए जो पहल हुई है, या तो केंद्र में रहते हुए भी पहल की और यहां भी पहल की। कितने महासेतुओं का निर्माण हो रहा, और लोगों को जोड़ना, वहां के सड़कों के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और आप जब पता कर लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कितने पावर सब स्टेशन, कितने ग्रिड सब स्टेशन, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी एक गांव छूटेगा नहीं। इन सबों की योजनाओं पर काम हो रहा है, इसलिए उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं। और समावेशी विकास में किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं हो सकती। और जहां तक कहिएगा वहां की अस्मिता की बात भी करिएगा, तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने में क्या कोई भूमिका नहीं है? अटल जी गए थे प्रधानमंत्री के रूप में वहां कोसी महासेतु के शिलान्यास के कार्यक्रम में, तो याद करिएगा साथ गए थे। उनको हमने इतना ही आग्रह किया था कि लोगों की ये मांग थी, और अंत में वहां उसका उन्होंने उल्लेख किया और बाद में उसको किया गया। इसलिए यह तो बात अलग है। एक बात आपने कही पटना यूनिवर्सिटी, तो जितना प्यार आपको है पटना यूनिवर्सिटी से, उससे कम प्यार हमको नहीं। हम भी पटना यूनिवर्सिटी में ही प्री साइंस साइंस कॉलेज में पढ़े, और उसके बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की, हमने ग्रेजुएशन किया, वो पटना यूनिवर्सिटी में ही था। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए हम लोगों ने अनेकों बार पहल की, और उसमें पूरे तौर पर एकजुट हैं। और आप शायद आपको स्मरण होना चाहिए एक विद्वान के नाते और एक प्रोफेसर के नाते, कि जब बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार का पहला आग्रह था पटना में, तो हमने कहा कि नहीं, पटना में तो पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, और बिहार के किसी दूसरे हिस्से में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। जहां तक सवाल है नालंदा यूनिवर्सिटी की बात है, नालंदा और पटना को जोड़ने की जरूरत नहीं। देखिए, नालंदा हमारे गौरवशाली इतिहास का एक अध्याय है। हम नालंदा के रहने वाले हैं या पटना के रहने वाले हैं, इसलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। बिहार के रहने वाले हैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं, वो हमारा इतिहास है, वो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे पूर्वी रीजन जो दुनिया का है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उससे और किसी और यूनिवर्सिटी से तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर बनना चाहिए, और अगर हम लोगों का जोर चला तो जरूर बनवाएंगे। हम लोगों का जोर चलेगा तो आपके साथ ही मिलके बनेगा ना। वैसे हम जानते नहीं आजकल आप कौन पार्टी में चलेंगे। हम लोग विचारधारा से मानते हैं कि आप कम्युनिस्ट हैं,
जी जी, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, एक माइक इधर है। अच्छा, बैठ जाइए तो बता दे, प्लीज बता दे। कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन हमने बनाया और उनकी सिफारिशें आई। कॉमन स्कूल सिस्टम केंद्र सरकार लागू कर सकता है, राज्य के अपने हाथ में नहीं। लेकिन राज्य ने उस अनुशंसा के अनुरूप एक काम किया, शायद भूल गए। हमारे 2005 के मैनिफेस्टो में और उसके बाद सरकार बनने के बाद एजेंडा फॉर गवर्नेंस में, सुशासन के कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख था कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श उच्च विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो रेजिडेंशियल होगा, को एजुकेशन होगा, लड़के लड़कियों की साथ पढ़ाई होगी, रेजिडेंशियल होगा और जिले में एक और कंपटीशन के आधार पर जिले में उसमें नामांकन होगा। लेकिन जब कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए, हमने अपने घोषित उस कार्यक्रम को छोड़ दिया। नीतीश तो हम अपनी तरफ से उस भावना के साथ थे। नीतीश जी, मैं विजय विद्रोही, आपसे एक सवाल था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मंच से कहा कि बिना नाम लिए, लेकिन सब जानते हैं किसका आप नाम ले रहे थे, कि हिट एंड रन कुछ लोग नेता कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, अपनी बातें करते हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं देते, प्रेस से भी नहीं मिलते। दूसरा, आपने कहा कि पूंजीपति इस बार ऐसा लग रहा है निवेश कर रहे हैं और बाद में जाके अपना एजेंडा लागू करवाने की कोशिश करेंगे। यही बात केजरीवाल भी कहते रहे हैं, तो कहीं आप पर केजरीवाल का असर हो रहा है? नहीं, इसमें इतना सरलीकरण करने की क्या जरूरत है? ये एक दौर चलता है जिस दौर में जरूर कोई ना कोई बात आप लोगों के दिमाग पर हावी रहती है। हम लोग 74 से हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ और जेपी के नेतृत्व में, उनके चरणों के नीचे बैठ करके हम लोगों ने लोकतंत्र की पढ़ाई पढ़ी है। इसलिए अगर हमारा कोई विचार हो तो उस पर किसी का प्रभाव मत मान लीजिए। अगर हम पर किसी का प्रभाव होगा तो या तो गांधी जी का प्रभाव होगा, लोहिया जी का प्रभाव होगा या जेपी का प्रभाव होगा। और बिहार में अगर कोई प्रभाव होगा तो हम लोगों के बिहार के स्थापना काल से बिहार के नवनिर्माण की नींव डालने वाले श्री बाबू होंगे या हमारी आइडियोलॉजी, जिनकी आइडियोलॉजी को हम मानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर होंगे। तो इन लोगों का असर हम लोगों पर हो सकता है, हम पर आपका असर हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारे विश्लेषण करते होंगे। लेकिन इसको इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए। हो सकता है कॉमन व्यू हो सकता है कॉमन व्यू हो, यह कॉमन व्यू हो सकता है और मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन वैचारिक तौर पर जो बात सही लगती है उसको कहता हूं। अगर कभी किसी दौर में वो किसी से मेल खाए तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम हम लोगों की बात और आपने कहा केजरीवाल साहब की बात मेल खा जाती है तो अच्छी है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नहीं आए थे, वो सूचना के अधिकार के एक बड़े एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे। तो सब जगह गए थे, बिहार भी आए थे। और जो एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, ये उनका सुझाव था कि टेलीफोन के जरिए अगर एप्लीकेशन फाइल किया जाए तो इस सिस्टम को लागू किया जाए। मैंने एक ही मुलाकात में कहा कि ये बहुत अच्छा सुझाव है और लागू सिर्फ बिहार में किया गया। तो अच्छी बात है, उसको जरूर स्वीकार करेंगे। और इसमें एक मत दिख सकता है, बहुत सारे लोगों के बीच में अलग अलग मुद्दों पर एक मत दिख सकता है। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है कि आडवाणी, इनका नाम नहीं ले रहे, आडवाणी सेक्युलर हैं तो मोदी सेक्युलर क्यों नहीं है? तो आप लोग तो इतना नाम लेते हैं, किसी और को नाम लेने की जरूरत है? आडवाणी सेक्युलर कैसे? नाम का तो ये हाल है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट को, अपने ट्वीट को उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार, तो 33 मिनट में ट्वीट बदलना पड़ा। तो नाम जब इतनी बार लिया ही जा रहा तो कोई जरूरी है कि सब लोग नाम ही लें। लेकिन मेरा सवाल ये कि आडवाणी जी फिर कैसे सेक्युलर थे? आरोप तो उन पर भी हैं, केस भी चल रहा है इन पर, इनको तो एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो कहां हम कोई यूनिवर्सिटी ऑफ सेकुलरिज्म के वाइस चांसलर तो है नहीं कि हम सर्टिफिकेट बांटे फिरें कि ये सेकुलर है कि कॉम्युनल है। लेकिन अपनी बात राय रखने का तो अधिकार हमको नहीं, पर इसी बिंदु पर तो आपने साथ छोड़ा। राय है, हमारे पार्टी की राय है, ये राय रखने का अधिकार है। किसी दौर में समर्थन मिल सकता है, किसी दौर में समर्थन नहीं मिल सकता, लेकिन राय रखने की तो आजादी है।
या लोकतंत्र में ये आजादी समाप्त हो गई? तो अपनी राय है। लेकिन इसी बिंदु पर आपने साथ छोड़ा इसी बिंदु पर, इसलिए ये सवाल है कि तब तो आप साथ में थे आडवाणी जी के। आज जरा देश के माहौल का सही ढंग से अध्ययन कर लीजिए। बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो आज आशंकित है। अगर देश के अंदर आशंकाएं रहेगी तो देश मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरे देश के सामने तन कर खड़ा होने में दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आज बहुत चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो नजरअंदाज करने लायक बात नहीं है। हो सकता है आज हम लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है, कल तो समझ में आनी ही आनी है। नीतीश जी, मेरा सवाल ये है, मैं अरविंद मोहन हूं, एबीपी से जुड़ा हुआ हूं अभी। मेरा सवाल ये है कि आप, ऐसा लगता है कि पार्टी संगठन की जगह जाति संगठन को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, और 8 साल 9 साल के शासन में या उसके पहले पार्टी संगठन बनाने की बहुत कोशिश आपने कभी नहीं की ढंग से। इस बार भी आपने आखिरी दिन तक पार्टी बदलने वालों को टिकट दिए हैं। तो क्या इतने पुराने संगठन के बल से आप, इतनी तैयारी से जो लोग आ रहे हैं, मोदी और राहुल गांधी हर मामले में तैयार होके, क्या आप सिर्फ जाति संगठन के बल से इनका मुकाबला कर सकते हैं? करिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं जाति संगठन क्यों कर रहे आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पार्टी संगठन और जाति संगठन, जाति कौन सा संगठन? अभी भी आपके यहाँ मुझे लगता है टिकट पे कहीं कभी ढंग से चर्चा नहीं हुई। जाति संगठन बोल, और जो आए हैं लोग, वो जातियों का गणित हर कंस्टिट्यूंसी में देख के आपने टिकट दिए हैं कि इस जाति वाला इस जगह आ जाए, चाहे वो बीजेपी से आ रहा है, चाहे वो आरजेडी से आ रहा है। आपने उसका पुराना बैकग्राउंड, पार्टी का काम देखने की जगह उसकी जाति सबसे प्रमुख देखी। ये तो कॉमन डिजीज है। सब में है। नहीं, कॉमन डिजीज है ये। कोई हम लोगों पर क्यों आरोप मढ़ रहे हैं? बिहार में या इस देश में बीजेपी ने और भी तैयारियां की हैं, कांग्रेस ने और भी। पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। बीजेपी ने और भी तैयारी की है जो आप देख रहे हैं, और जिसका डर देश के काफी लोगों को है। कांग्रेस ने भी बहुत तैयारियां की है। वैसे में आप सिर्फ जाति के भरोसे लड़ना आएंगे तो कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे? सबसे पहले तो मैं इसको नकारता हूं। आप बार बार जाति की बात कर रहे हैं। मुझको ऐसा कभी कभी लगता है कोई जातीय बायस तो नहीं है। जाति की बात तो है ही नहीं, संगठन की बात है। हर पार्टी का अपना अपना संगठन है। हो सकता है कोई किसी पार्टी से सहमत हो, कोई किसी पार्टी से असहमत हो। इसलिए, और जहां तक सवाल है बाहर से लोगों को टिकट देना, तो ये कोई एक पार्टी बता दीजिए जिसने नहीं दिया हो। आप अगर बिहार पर नजर रखते हैं तो आप जरा बता दीजिए बाकी पार्टियों का किसको। नहीं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जितनी देर आप प्रश्न कीजिए हम तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी नमस्कार। लेकिन हम उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। के सिंह जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे चुके, और आपके प्रश्न कितने ज्यादा हैं मैं एक एक का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, चाहे इस मंच पर या किसी मंच पर। हां, तो इसलिए उससे बेसब्र मत होइए आप। मैं इनकी बात का उत्तर दे रहा था कि बिहार में, देश भर में, और बिहार में भी आप देख लीजिए, सब लोगों ने दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दिया। ये तो कॉमन फैक्टर है। रही बात तैयारी की, तो सब पार्टियां तैयारी करती है। हमारा तो लंबा कार्यक्रम चला है, क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जनसंपर्क के लिए रैलियां हुई है। हमारी भी पूरी तैयारी। और जन समर्थन कितना मिलेगा वो जातीय आधार पर नहीं मिलेगा। जन समर्थन मिलेगा मुद्दों के आधार पर और काम के आधार पर। और हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और अपने नीतियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। क्या समर्थन मिलेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। जो भी जनता का फैसला होगा वो सबको मानना ही है। लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि जनता का पर्याप्त समर्थन हम लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और हम पेशे से अधिवक्ता हैं। सबसे पहले तो बिहार में सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में जो अपेक्षाकृत सुधार आया है उसके लिए हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद। अब हमारा सवाल, बिहार के विकास में आप किसको बड़ी बाधा मानते हैं?
जातिवाद को या भ्रष्टाचार को? तो दोनों बात है। जातिवाद तो हजारों साल से चली आ रही जाति व्यवस्था है अपनी। इस जाति व्यवस्था का जब नाश होगा तब तो विकास के और नए दरवाजे खुलते। तात्कालिक तौर पर आप देखेंगे कि जातिवाद तो एक पुरानी चीज है, जातियों में बटा हुआ समाज है और कोई सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश में है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ही अपना महत्व और अहमियत रखते हैं। पूरे तौर पर अकेले जाति ही प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ऐसा कहना कि जातियों का प्रभाव नहीं है, ये खुशफहमी में जीने के समान है, वो एक अलग विषय। लेकिन भ्रष्टाचार है बहुत जबरदस्त समस्या, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने इस बिहार में कुछ नए काम किए। स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, आप तो अधिवक्ता हैं, जानते होंगे। मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत स्टेट अमेंडमेंट करके हम लोगों ने बिहार स्पेशल कोर्ट्स एक्ट को अधिनियमित किया, और उसके माध्यम से उसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो है कि अगर कोई करप्ट पब्लिक सर्वेंट है, उसकी प्रॉपर्टी सरकार एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से इजाजत लेकर कन्फिस्केट कर सकती है। और दूसरा, जो इससे रिलेटेड मामले हैं उसका एक समय सीमा के अंदर ट्रायल होना चाहिए। ये दो प्रावधान किए, बिहार में इस पर अमल किया गया। अनेक लोगों की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई है, अनेक मामले न्यायालयों में विभिन्न स्तर पर चल रहे हैं, तो यहां पर शुरू किया। और दूसरी बात है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाकर भी सैकड़ों लोगों को सर्विस से डिसमिस किया गया, और आज भी वो मुहिम चल रही है। तो करप्शन के मामले में पूरे तौर पर पूरी मजबूती के साथ कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, और ये है हम लोगों के समाज को कैंसर की तरह खा रहा। नीतीश जी, अगला जो मुद्दा जिसकी चर्चा लगातार होती है उस पर अब आते हैं, वो ये। अभी मुद्दा बचा ही हुआ है आपका। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। लाल किले का सपना सपना ही रह जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कभी मोदी अच्छे थे और आज मोदी खराब हैं। कभी आप मोदी से ऐसे मिलते थे, मंच पर हाथों में हाथ डाले दिखते थे, बैठकों में एक दूसरे से हंसते हुए मिलते थे। गुजरात में दंगे तो 2002 में हुए थे, और नीतीश जी आपने ही तो कहा था कि जो हुआ सो हुआ, तो फिर अब कैसा गिला शिकवा? राजनीति करने वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ये गुजरात दंगे की हाड़ी चढ़ चुकी है, और काट की हाड़ी दोबारा आग पर नहीं चढ़ती। गुजरात में जो कुछ भी हुआ इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और इसकी कोई माफी कभी नहीं मिल सकती। कभी मोदी भी नीतीश की तारीफ करते थे, उन्हें अपना हमदर्द कहते थे, लेकिन दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई तो मोदी भी बदल गए हैं। लोकतंत्र में इतना अहंकार कभी जनता माफ नहीं करती है। तो क्या किस्सा कुर्सी का है? सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के सपने तो आप ही देख रहे हैं नीतीश जी। हम कोई बुरे हैं क्या? यहाँ तो संसद का भी तजुर्बा है, राज्य का भी तजुर्बा है, काम करने का तजुर्बा है। ये जिनका घोषणा हुआ है ना, वो सब कोई नहीं बनने वाले। बनेगा वही जिसका घोषणा नहीं हुआ है। तो क्या असली दर्द यही है? मोदी को बीजेपी ने आगे किया तो आपने रिश्ता तोड़ लिया, और वजह बताई 12 साल पुराने दंगों को, उन दंगों को जिनके 11 साल बाद तक आप सत्ता में बीजेपी के साथ मलाई खाते रहे। और अब एन चुनाव से पहले आप अलग और बीजेपी अलग, लेकिन लोग तो पूछ ही रहे हैं कि मोदी और नीतीश का ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो नीतीश जी, आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग जो दिखा रहे हैं, ये पूरे राजनीति के माहौल को व्यक्तियों तक केंद्रित करना चाहते हैं। और हम लोगों का जो निर्णय है
जिसका हमने बार बार आपको उल्लेख किया कि देखिए, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है, सबके मन में भरोसा और विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वो है। लेकिन आप लोग दो चीजों को, अलग अलग संदर्भ के चीजों को जोड़कर ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, कोई हम लोगों का खेत का झगड़ा है क्या? अरे भाई, राजनीतिक विचार का सवाल है, राजनीतिक विचार के चलते मतभेद होते हैं। ये मतभेद है, डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है, एक अप्रोच अलग है देश को देखने का, समझने का, और इसकी इज्जत की जानी चाहिए। भाई, लोकतंत्र में आप अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मजाक उड़ाएंगे, कहां ले जाना चाहते हैं? तो कल इस देश से अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। भाई, अगर मतभेद हो तो मतभेदों का सम्मान करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, जनता फैसला करेगी। हम तो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, मामूली से स्टेट में काम कर रहे हैं। हाँ, इस स्टेट का इतिहास बहुत पुराना है, गौरवशाली है, और हमारी कोशिश है कि हमारा राज्य फिर से उस गौरवशाली स्थान को प्राप्त करे। उसके लिए पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश है। हम कहां अभी दावा कर रहे हैं किसी चीज का? जो बात कही गई है वो तो बिल्कुल मजाकिया लहजे में कही गई, और लहजे में कही गई है और मजाक में ही कही गई बात है, तो आप लोग कभी उस पर ध्यान देते हैं क्या? भाई, किसी का पार्लियामेंट का एक दिन का तजुर्बा नहीं, किसी का स्टेट चलाने का तजुर्बा नहीं, और आप लोग आमने सामने खड़े किए हुए, कहीं एक्सप्लोर तो कर ही नहीं रहे हैं। पूरा बहस अगर व्यक्तियों पर भी चलाना है तो एक्सप्लोर तो करिए, कुछ आपकी भी जिम्मेवारी है। लेकिन हाँ भाई, यहां तो है कि जिसकी ताकत उसका जोर चलता है। तो हमने उस पूरी स्थिति पर एक अपना, मेरी वो हास्य टिप्पणी है। अगर इसको समझना है तो समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। इसका मतलब थोड़ी है कि हम ही बन जाएंगे। वैसे हम बुरे भी नहीं हैं, हम बनेंगे नहीं, लेकिन हम बुरे भी नहीं हैं। मेरा कोई ख्वाब नहीं है। एक मेरा प्रश्न है। तालियों में ये बात गौन हो गई, कोई मेरा ख्वाब नहीं है। सर, ख्वाब अगर है तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो बिहार है वो फिर से अपने गौरव के स्थान को प्राप्त करे, और जिस दिन बिहार गौरव के स्थान को प्राप्त करेगा उस दिन ये मुल्क भी बहुत मजबूत होकर उभरेगा। सर, मैं प्रदीप चौरसिया, मेरा एक प्रश्न है कि अभी तक स्थिर सरकार या तो कांग्रेस या बीजेपी दे पाई है। अगर आप 40 की 40 सीट भी अगर बिहार से जीत जा रहे हैं तो क्या आप स्थिर सरकार दे सकते हैं? क्यों? इसके स्थिरता में क्या संदेह? अगर सरकार बनेगी किसी भी फॉर्मेशन का तो उसको बहुमत होना चाहिए। बगैर बहुमत के तो सरकार बनेगी नहीं। और क्षमा कीजिएगा, आपने जिन दो पार्टियों का नाम लिया, एक पार्टी को तो खैर कभी बहुमत आया ही नहीं है, और एक पार्टी को तो बहुत बहुमत था केंद्र में, राज्यों में। 57 से सिलसिला शुरू हुआ राज्य अलग होने का, 67 में कई राज्य गए, फिर 77 में केंद्र से भी हटे। आज होते होते हालत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने तो प्रस्ताव पारित किया था ना पहले कि साहब हम कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, और 10 साल से अलायंस की सरकार चला रहे। और बीजेपी को तो अकेले बहुमत आज तक नहीं आया, अलायंस की सरकार रही है। तो बगैर अलायंस के तो कोई सरकार चल नहीं रही है। आप देख लें, 91 में ऐसी सरकार बनी जिसको पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन लोकसभा में उनको कोई गिरा नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद से आप देखें 96 से तो कोalition चल रहा है इस देश में। 20 साल से आप देख रहे हैं, और निकट भविष्य में कोalition से छुटकारा नहीं। अब कोalition का मतलब कोई भी कोalition हो सकता है, लेकिन जो भी कोalition होना चाहिए, अगर बिहार की जनता हम लोगों को कारगर संख्या देती है तो उस हालत में हम कोalition का समर्थन करेंगे, लेकिन नीतियों के आधार पर समर्थन करेंगे। नीतियों के आधार पर हम समर्थन करेंगे।
गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा कोalition का समर्थन करें। नीतीश जी, मणिकांत ठाकुर हूं। अभी जो आपने देखा है इस बार के चुनाव के सिलसिले में कि आस्था बदलने का सिलसिला ऐसा पहले कभी नहीं दिखा था, और जिस तरह से दल बदल कर रहे हैं लोग, आपके भी दल के, आपके भी करीबी समझे जाने वाले लोग बहुत हाल में बदल के दूसरी तरफ चले गए और उनकी आस्था भी बदल गई। आपको क्या ये आशंका अभी से है कि हो सकता है आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शरद जी, उनके बारे में भी बार बार कहा जाता है कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं कुछ मतभिन्नता रहती है, तो आपको ऐसी आशंका है कि हो न हो आगे जाके वो भी आपका साथ छोड़ दें? यह बिल्कुल गलत बात है, कोई आशंका नहीं। कुछ व्यक्तियों के जाने से, और यह हर एक दल में होता है, बहुत लोग बहुत कारणों से जाते हैं। आपने अगर कोई उदाहरण दिया होता तो हम उसके बारे में कुछ कहते, लेकिन कोई उदाहरण नहीं दिया है, तो ये जनरल बात है। और ये ट्रेंड सब सदैव है, सब पार्टियों में। जहां तक आपने शरद जी की बात कह दी, तो आप ऐसा सोचने वालों को निराशा हाथ लगेगी। न इस तरह की कोई बात है, न उसकी कोई संभावना है, इसलिए उसमें निराशा हाथ लगेगी। पार्टी बहुत मजबूती से, जो भी हमारी ताकत है, शक्ति है, जितना भी हम लोगों का रीच है, बिहार में, कुछ अन्य राज्यों के पॉकेट्स में, हम लोग मजबूती से अपना काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बात ये होती है, कुछ गलतफहमियां होती, तो हमारे बारे में तो आज से गलतफहमी है, शुरू से गलतफहमी रही है। लेकिन मैं भी हूं कि अब हर चीज की सफाई में नहीं देता हूं। कौन उस चक्कर में पड़े? समय तो सीमित है, या तो जनता ने जिम्मेवारी दी है वो काम कीजिए, या फिर उसी चक्कर में रहिए। क्यों? तो इस तरह की बहुत सारी बातें चलती रहती है, कोई दम नहीं है, और हम लोग बहुत ही एकजुट होकर अपना काम कर रहे हैं, मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। नीतीश जी, बिहार की राजनीति में पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। रामविलास पासवान वापस बीजेपी के साथ जुड़े। तो क्या रामविलास पासवान का जो सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का जो मुद्दा था, वो ज्यादा सही नहीं लगता जब 2002 के दंगों के बाद उन्होंने एनडीए सरकार छोड़ी, इस्तीफा दिया, और अब जबकि एक तरह से क्लीन चिट मिली, उसके बाद वो जाके वापस बीजेपी में फिर से जुड़े हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो ज्यादा उनका जो पक्ष था वो ज्यादा सही नहीं है? जब चार्ज लगा तब छोड़ दिया। भाई, जो कुछ भी हुआ है इस संदर्भ में विचित्र किंतु सत्य। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मेरी आदत नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन एक ही वाकया याद है कि पाकिस्तान में उस समय मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, हाथ मिलाते हुए जो अपना परिचय दिया था, वो बातें बहुत प्रमुखता से छपी थी। और उसके बाद आज की स्थिति देखते, तो इसी पर हमसे पूछा गया था, तो हमने कहा भाई ये विचित्र किंतु सत्य। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्या है नहीं है लोग खुद एक्सप्लेन करेंगे। हम क्यों अपना बिला वजह का वक्त बर्बाद करें? कौन क्या करता है, जो करते रहते हैं। जो करता है वो अपनी जवाबदेही से करता है और उसका उत्तर देने में सक्षम होगा। लेकिन एक बात है कि सिंगल पीस है इस देश में। आपके साथ भी आने वाले थे? ऐसा फैसला इस देश में कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके साथ आने वाले थे वो? सुना था आपके साथ भी आने वाले थे। आने वाले थे, इसका हमको भरोसा नहीं था। मिले थे आपसे? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन हमारी पार्टी के कुछ लोगों से, उनकी पार्टी के कुछ लोग बातचीत करते रहते थे, लेकिन उसमें हम लोगों को नहीं लगता था कि वाकई वो सीरियस है। आप इंटरेस्टेड? क्योंकि जहां सीरियस थे वहां तो बात हो ही गई। नीतीश जी, मेरा सवाल बिल्कुल मुद्दे से हटकर है। जो सवाल अभी तक आपके पास नहीं आया है, आगे भी शायद नहीं आएगा। मेरा नाम शशिधर खान है, मैं लेखक पत्रकार हूं। अभी आपने देखा होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां कहीं भी जाते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेड न्यूज का जिक्र करते हैं, और ये बात कहना नहीं भूलते कि ये बिहार से ही पहली बार खबर में आई ये बात। और आपके पहले इलेक्शन में जब आपने लड़ा था अपने विधानसभा का, उस समय चर्चा में आई, दूसरे इलेक्शन में और ज़्यादा आई।
उसके पहले पेड न्यूज की चर्चा बिहार से कभी नहीं हुई थी। उन्होंने सरकार से कानून बनाने की मांग की है। मेरी उनसे डिटेल बातचीत हुई है अभी 1 महीना पहले। सवाल उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये कानून सरकार हमको बना के दे कि ऐसे पत्रकार अखबार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो इलेक्शन टीम सबसे पहले बिहार जाएगी। उन्होंने कहा बिहार से ये खबर में आई है और नीतीश शासन में ही आई है। मैं सवाल बहुत छोटा है, मैं किसी ऐसे पत्रकार लेखक को नहीं जानता हूँ, पत्रकार या अखबार को, जिन्होंने पैसा लेकर खबर बनाया हो, लेकिन ये इसके पहले कभी नहीं आया था। आप ही के शासन में इतना ज़्यादा प्रचार क्यों हुआ पेड न्यूज का? ये पता नहीं, ये हमको क्या पता है। कमिश्नर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। नहीं, हमारे पास हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की स्थिति में तो हम खुद रहते नहीं हैं, चूंकि अपने काम में रहते हैं। कौन क्या कह रहे हैं हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर हमारे पास कोई विषय आएगा और उस पर कोई निर्णय लेना हम लोगों के कॉम्पिटेंस में होगा तो जरूर उस पर गौर करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं दरभंगा से हूं। मेरा सीधा प्रश्न है आपसे घोषणा पत्र और नीति से जुड़ा हुआ। आरक्षण जो कि हमारा संवैधानिक हक है और देश में वास्तविक समानता लाने हेतु आवश्यक भी है, परंतु इन सालों में जिस तरह सरकारी नौकरियां सीमित हो गई है, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों में आरक्षण को लेकर जेडीयू का घोषणा पत्र क्या कहता है और आपकी नीतियां क्या कहती है, आपकी योजनाएं क्या है? निजी क्षेत्र को आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को भी आरक्षण के दायरे में लाया जाना चाहिए। नीतीश जी, मेरा नाम आकांक्षा है और मेरा सवाल आपसे ये है कि 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात अगर मैं कहूँ तो आप मुझे कहेंगे कि 50% पंचायती राज में आपने दिया, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में कम से कम 13 से 14 सीटें होनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं दी। और बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते ये सवाल मेरा आपसे है, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, आपका सवाल बहुत ठीक है और रिजर्वेशन बड़ा जरूरी है। जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा वो स्थान नहीं मिल सकता। हमने असेंबली में अपेक्षाकृत ज्यादा सीट देने की कोशिश की। लोकसभा में बहुत ज्यादा सीट देने की संभावना नहीं बनी, किसी पार्टी में नहीं बनी। यह बात सही है, लेकिन इसलिए महिलाओं के लिए संसद में यानी लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण हो जाना चाहिए। अगर आरक्षण हो जाएगा तभी उनको पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। वैसे बगैर मिले अभी बहुत समय लगेगा, ये मैं महसूस करता हूं। सारी शुभेच्छा के बावजूद मैं किसी पार्टी पर ब्लेम नहीं करता हूं, सब जगह फीलिंग रहती है, लेकिन ये हो नहीं पाता। इसलिए बेहतर है कि ये महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाए। अब देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में या अर्बन लोकल बॉडीज में कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही प्रोविजन है, कम से कम 1/3, एक तिहाई। हम लोगों ने बिहार में पहला प्रयोग किया, 50% किया। तो आप देखिएगा कि कई लेयर्स में 50% से भी ज्यादा महिलाएं आई। तो रिजर्वेशन होने से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, मैं इस बात को महसूस करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं शिव प्रकाश राय आरटीआई कार्यकर्ता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप अपने घोषणा पत्र में, अपने दल के घोषणा पत्र में शिकायतकर्ता सुरक्षा कानून जो 2 वर्षों से संसद में लंबित है, उसको पारित कराने के लिए, क्योंकि बिहार में, अकेले बिहार में 6 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, 375 आरटीआई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हो चुके हैं। पूरे देश में बिहार का नंबर 1 है उत्पीड़न के मामले में। तो क्या इस कानून को पारित कराने में साथ ही साथ आरटीआई कानून की शिक्षा जो है पाठ्यक्रम में शामिल की जाए, अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? अब शिक्षा में शामिल किया जाए, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, ये तो बड़ी डिटेल की बात। लेकिन इसको करने में क्या दिक्कत है? इसको घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद ही ये संभव है, बिना उसके संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है और प्रभावी तरीके से लागू होना चाहिए। अगर कोई उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए।
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ऐसे मामले आए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए अगर कोई भी कानून संसद में बने तो हम लोगों का समर्थन होगा। नीतीश जी, ट्विटर पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें। विवेकानंद पांडे जी एक दर्शक हैं, उनका सवाल है कि आपके राज्य में बिजली नहीं है, रियल एस्टेट काफी बढ़ गया है, ये विकास का मॉडल है? बिजली नहीं है, बिजली के बिना विकास कैसे होगा? जब हम लोग यहां नहीं थे तो 700 मेगावाट की आपूर्ति भी नहीं की जा पाती थी। अभी छठ से 2300 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। जो ट्वीट कर रहे हैं उनको शायद तथ्यों की जानकारी नहीं होगी। और इस साल अब जो हमारा ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस तरह का हो चुका है कि अब 3000 से ज्यादा मेगावाट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये कोई बिजली साधारण चीज है क्या? बिहार की स्थिति को मालूम है। बिहार की स्थिति क्या थी? 700 मेगावाट, उसका सबसे बड़ा हिस्सा पटना में ही खपत होता था। न ट्रांसमिशन सिस्टम था, न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। वो सबको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और आज अब हम 3000 मेगावाट इस साल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अगले साल का लक्ष्य 4000 मेगावाट से भी ज्यादा। इसके लिए जनरेशन के लिए भी हम लोगों ने पहल किया है। जब हम लोगों के यहां सरकार बनी थी तो बिहार का अपना जनरेशन 0 था। जिन्होंने ट्वीट किया है उनको पता नहीं ये फैक्ट मालूम है कि नहीं, क्योंकि ट्वीट वगैरह तो हाल की चीज है। तो उससे भी पहले की ये बात है। और यहां इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जितना काम हो रहा है तो कहां से शुरू किया? 0 से शुरू किया। आप फिर इसकी तुलना हमारी किसी विकसित प्रदेश से मत कर दीजिएगा। वहां से अभी काम शुरू हुआ है और निश्चित रूप से जनरेशन में भी, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज अगर सबसे अधिक हम प्लान में पैसा लगा रहे हैं तो ये बिजली में लगा रहे हैं। ओवरऑल प्लान नॉन प्लान मिलाकर सबसे ज्यादा खर्चा हमारा एजुकेशन सेक्टर में है। लेकिन आज की तारीख में प्लान में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर किसी चीज के लिए हो रहा है, इवन स्पेशल प्लान, सबसे अधिक बिजली पर खर्च कर रहे हैं। एक और सवाल ट्विटर पर है कि अगर आपकी पार्टी लोकसभा में बुरी तरह हारी लोकसभा चुनाव में, तो क्या आप इस्तीफा देकर नया जनादेश लेने का फैसला लेंगे? नया जनादेश, यहां तो 5 साल के लिए विधानसभा चुनी गई है, मुझको कोई दिक्कत नहीं। अगर लोग कहेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। नहीं, तब तो आप दोनों मिलकर लड़े थे। क्या? तब आपने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, वो जनादेश मिला था। अब लोकसभा में अगर सीटें नहीं आती, हाँ ठीक है, तो उसको तो मालूम ही है। ये कोई नया तथ्य थोड़ी, ये नया तथ्य नहीं है। और 2010 के चुनाव का कैंपेन भी लोगों को मालूम है, क्या कैंपेन का मुद्दा था, क्या कैंपेन हुआ था। इसलिए वो सब चीजें मालूम है। हम तो हमेशा तैयार हैं, और अगर हम हारते हैं तो उनको बधाई दे देंगे। अगर उनका हमको मिल जाएगा एड्रेस तो हम उनको सबको, या नहीं भी मिलेगा तो ऐसे सभी लोगों को हम बधाई दे देंगे कि प्रसन्न हो जाइए। नीतीश जी, वक्त हमारा यहां पर खत्म होता हुआ अफसोस। बहुत से सवाल थे जो मैं नहीं ले पाया, और लेकिन चलते चलते बस ये बताते जाइए, क्या पोस्ट पोल अलायंस जनता के साथ धोखा माना जाए? पोस्ट पोल अलायंस जनता के साथ धोखा कैसे है? पोस्ट पोल अलायंस कार्यक्रमों के आधार पर होना चाहिए, और वो जनता के साथ धोखा नहीं। हम लोग तो जनता के बीच में बता रहे हैं, हम लोग तो बता रहे हैं और लोग भी बता रहे होंगे कि हम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस प्रोग्राम के आधारित पर करना चाहिए, प्रोग्राम के आधार पर करना चाहिए। ये तो हम लोग सभी मीटिंगों में बोल रहे हैं। अगर ये संभव न हर जगह बोलते हैं। अगर संभव न हुआ कि बिना कांग्रेस या बिना बीजेपी के नहीं बन पा रही सरकार, तो विपक्ष में बैठेंगे। फिर इन दोनों में से किसी की बनने विपक्ष में बैठेंगे। क्यों? आप इन दोनों सब लोग जीत कर जाते हैं सत्ता में जाने के लिए। आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि किसी एक को रोक सके। नहीं, विपक्ष में बैठेंगे। अगर ऐसी नौबत आती है कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा सरकार बनाने की सूरत नहीं आती है तो विपक्ष में बैठ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो जनादेश मांग रहे हैं, वो जनादेश प्राप्त नहीं होता है
तो जैसा जनादेश वैसा पालन। जनता अगर जनादेश देगी कि आप गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा गठबंधन बनाने में भूमिका निभाइए और उसकी सरकार बनाने में भूमिका निभाइए, तो पूरी ताकत देगी। नहीं देती है तो जनादेश है कि आप बैठिए विपक्ष में, तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहुत स्पष्ट है, इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। और पोस्ट पोल ही होगा। अभी गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा कई दलों ने मिलकर एक बेसिक इशू पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया का डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर, ये 3 बुनियादी बातों पर एक कमिटमेंट प्रकट किया है और चुनाव के बाद डिटेल प्रोग्राम के आधार पर सरकार बन सकती है, अगर जनता अवसर देगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी। एक मिनट, हम बाद में चर्चा जारी रखते हैं, बस टीवी पर हम ये प्रोग्राम खत्म कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश जी, आप इस मंच पर आए और सवालों के जवाब दिए। एबीपी न्यूज पर कार्यक्रम जारी है आगे, लेकिन घोषणा पत्र में कल एक और खास मेहमान।